स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इतिहास का कॉपी कैसे लिखेंगे, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे हल करेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। समय बहुत कम है और तैयारी थोड़ा ज़्यादा करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेपर है, 2025 का पेपर है। ये मैंने नहीं बनाया, ये बोर्ड का पेपर है। 26 वाला तो हम लोग बनाते हैं, जो कोई भी अपलोड करता है वीडियो बना के, वो 26 में जो है पेपर बनाता है, फिर इसके बाद वीडियो बनाता है। तो आप यहाँ पे बोर्ड का पेपर दे सकते हैं। अगर आंसर नहीं आएगा तो कैसे बना कर लिखेंगे वो तरीका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले पेपर हुबहू ऐसे आपको मिलेगा। यहाँ पे ऊपर जो है आप अनुक्रमांक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे निर्देश वगैरह कुछ दिया रहता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा, इसमें 5 खंड हैं, ठीक है। जो खंड का होगा इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और जो खंड खा होगा इसमें 5 अति लघु होगा, और जो खंड गा होगा इसमें 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। खंड गा वाला 3 विस्तृत प्रश्न होंगे, और खंड अंगा वाला 10 ऐतिहासिक तिथियां होती हैं, और 5 मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। ये तो बात होगी निर्देश की, किस प्रकार से जो है आपके पेपर में आएगा, ठीक है। शुरुआत होता आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से। खंड का की शुरुआत होगी आपका यहाँ पे। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में कैसे लिखना, उसका तरीका भी आपको पहले बता देते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे ऊपर खंड का, ठीक है। इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे खंड का, ठीक है। अच्छे से इस प्रकार से लिख लेंगे, खंड का हो जाएगा। फिर इसको अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे लिखिए, आप साइड में यहीं पे ले सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय। इस प्रकार से आप यहाँ पे ले सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद जो है फिर आगे का जो काम है वो आपको करना है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे लिखने के बाद मान लो 1 है तो आप यहाँ पे 1 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है। पहले प्रश्न का उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उत्खनन जो है, मतलब किस स्थल से उत्खनन सर्वप्रथम हुआ था। तो यहाँ पे हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपनी कॉपी में आपको यहाँ पे लिखना है, पहले का ए सही है तो आप यहाँ पे ए लिख देंगे इस प्रकार से। और फिर जो आपका यहाँ पे राइट होगा, जैसे हड़प्पा है तो यहाँ पे हड़प्पा इस प्रकार से आप यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, हड़प्पा लिखिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके आप पे सही का निशान लगा दीजिए, ठीक है। बस इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 हो जाएगा, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसी के बराबर सेम ऐसे लिखिए, आगे पीछे मत करिए, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, 6 ने किस पुस्तक की रचना की थी। उसमें सही जवाब का हो जाएगा बी वाला, सॉरी सी वाला, बृहत तथा मंजरी हो जाएगा, बृहत कथा मंजरी। तो आप यहाँ पे सेंटेंस जो है यहाँ पे बी इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, बी सही है। तो आप यहाँ लिखेंगे बृहत, बृहत प्रकार से लिखेंगे बृहत कथा, ठीक है, बृहत कथा मंजरी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद जो है इसी के जो बराबर है, इसी के बराबर आप यहाँ पे टिक कर दिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और बढ़िया रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। तो नेपोलियन से की जाती है। इसमें आपका सी वाला सही होगा। तो सी वाला इसमें जो है आपका सही होगा। तो इसमें जो है आपको लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सी लिखना आपको, है ना, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, उस गलती नहीं करेंगे, सी हो जाएगा। फिर इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए। फिर 3 का कौन सा सही है, 3 का सी सही है, तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से। और फिर इसके बाद जो है इसमें नेपोलियन जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए नेपोलियन, ठीक है। आप जेल पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जेल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेपोलियन हो जाएगा। फिर इसी के बराबर में सीध में इस प्रकार से टिक कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, इसमें डी वाला सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे उत्तर लिखिए, प्रश्नोत्तर नंबर आप पहले लिखें, एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा अलग लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, इस प्रकार से लिखने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर 4 है तो 4 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए। फिर इसमें जो है आपका कौन सा डी सही है, तो यहाँ पे डी जो है आप यहाँ पे डी लिखिए, डी लिखिए, ठीक है। और फिर इसमें जो है जो भी आंसर सही हो उसको यहाँ पे लिखिए बृहद, बृहद रथ, ठीक है,
बृहद दरत हो जाएगा। इस प्रकार से लिखिए, थोड़ा गलती ना हो आपसे, ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे। फिर इसी के बराबर जो है यहाँ पे इसको टिक कर देंगे ऐसे करके, तो जो है आपका ये जो है यहाँ तक कवर हो जाएगा बढ़िया से सेंटेंस। ये था है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान रखेंगे, गलती आपसे ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैशाली के नगर बधु का क्या नाम था, तो इसमें आपका बी वाला अम्रपाली इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर से आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 आप यहाँ पे ले देंगे। फिर इसके बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मान लो इसमें कौन सा सही, बी सही है, तो आप यहाँ पे बी इस प्रकार से लिख दीजिए और यहाँ पे उत्तर आप लिखिए आम्रपाली, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आम्रपाली है, तो इस प्रकार से आम्रपाली लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसी के साइड में यहाँ बराबर करके इसको निशान लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे कैसे जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है, एकदम सभी सीध में है लगभग यहाँ पे देखिए, ये भी है, ऑप्शन भी है, और जो टिक किया है मैंने ये सारे क्वेश्चन भी, ऐसे आप अच्छे से प्रेजेंट करिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, है ना। ऐसे कॉपी को आप प्रेजेंट करना, बहुविकल्पी क्वेश्चन ऐसे जो है आपको लिखनी है। तो आप इस प्रकार से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका जब आप उत्तर लिखेंगे तो 2 अंक आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे। जब आप इसको लिखेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। जब इनका जन्म लिखेंगे कहाँ पे हुआ था, तो आप 1 नंबर यहाँ पाएंगे, यानी टोटल जो है आपका फिर 2 नंबर मिलेगा, ऐसे नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आपको इस प्रकार से लिख लेना है, यहाँ पे खंड खा लिखना है, लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 है। अब आपको एक हेडिंग बनाना है इसमें कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे लिखेंगे काले पेन से, यहाँ पे लिखेंगे महावीर स्वामी, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे, तो आप यहाँ महावीर स्वामी। अब यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित थे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित, बस आप इतना ले देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको अगर जन्म नहीं पता है तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, उसी के नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए जन्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जन्म और इसके बाद डैश कर देंगे। तो अगर जन्म नहीं पता है तो कुछ लिख देंगे, ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वैशाली जिला है, ठीक है, और ये बिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आ जाएगा तो आप सही तरीके से लिख कर आएंगे, ठीक है। वैशाली जिला हो जाएगा बिहार, बस इतना काम करना है। अब देखिए जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको देखिए यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर, फिर इसके बाद आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है आप अपने कॉपी को लिखेंगे, ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो आप पहले अपने कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद जो है आप उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिए। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है हड़प्पा की खोज किस वर्ष और किसने की थी, तो आपको जैसे पूछा गया है वैसे लिखना है, ठीक है। तो अपने कॉपी में सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे कि हड़प्पा की खोज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा, ऐसे आप क्वेश्चन पहले बना लिया हड़प्पा की खोज, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिए हड़प्पा की खोज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि किसने की है, तो यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा की को डैश कर देंगे। फिर यहाँ पे किसने की है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे किसने, यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे किसने की, ठीक है, तो ऐसे डैश कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो सबसे पहले स्थल तो यही खोजा गया था, ठीक है, ये 1921 में यहाँ पे हुआ था इसकी खोज। तो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे
इसको आप याद कर सकते हैं, दयाराम साहनी। कौन है? देखिए राम जी क्या करते हैं? दया करते हैं, ठीक है। और एक दो लोग की कई बार दया किए हैं, तो आप इसको याद ऐसे करिए, एक दो लोग की राम जी दया किए हैं, तो ये 19 तो कॉमन रहेगा ही, ठीक है, 1921। तो एक या दो लोग को राम जी दया किए हैं, तो इस प्रकार से दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगा के आप याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा। अब देखिए एग्जामिनर जिसको चेक करेगा, तो यहाँ पे 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, 1 नंबर इसके लिए, तो आपको यहाँ पे जो है 2 अंक आपको ऐसे मिल जाएगा। ऐसे कॉपी लिखना है और ऐसे ही नंबर आपको मिलता है, ठीक है। ये सही तरीका बता दे रहा हूं आपको, बाकी आपके ऊपर फैसला है जैसा आप लिखना चाहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं अब आपको नहीं पता है, तो इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे जो पहला काम है, अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अपने कॉपी में एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या। इतना तो पहले काम करना ही करना है, ठीक है। और दोस्तों कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप क्रम वाइज करिए, ठीक है। क्रम वाइज करने से थोड़ा सा एग्जामिनर का जो दिमाग है वो सही रहता है, खराब नहीं होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 12 कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे 15 कर देंगे, फिर 13 कहीं आगे किए रहेंगे, तो उससे दिक्कत होती है एग्जामिनर को ढूंढने में, ठीक है। तो उससे समस्या हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रम वाइज करने के लिए। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका हेडिंग हो जाएगा वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वर्ण के प्रकार। अब इसको मैं 2 तरीका आपको बता दूंगा लिखने का, वर्ण के प्रकार, ऐसे आप यहाँ पे हेडिंग बना देंगे, वर्ण के प्रकार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद डैश कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर, जो भी जितने प्रकार को आपको याद हो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न 2 तो जरूर लिखेंगे। वर्ण व्यवस्था पे नाम सुना होगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है ब्राह्मण, ब्राह्मण आते हैं इसमें, ठीक है, ब्राह्मण। इसके बाद यहाँ पे क्षत्रिय आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए वैश्य आते हैं, ठीक है, वैश्य आते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे शूद्र आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो ये 4 टाइप का आपका हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, इसको ये 3 और ये 4, ठीक है। एक तरीका तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो थोड़ा सा इसको और अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, ये सेंटेंस ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ऐसे इस प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा आप यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, अच्छे से करके। और फिर इसमें आप जो है यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखिए, पहले पॉइंट पे यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्राह्मण, ठीक है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे आपको हो जाएगा क्षत्रिय, इस प्रकार से, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आप यहाँ वैश्य ले सकते हैं। जो भी आपको पता रहेगा, याद रहेगा, आप उस प्रकार से अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कॉपी लिखिए, सही तरीके से लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो अगला सेक्शन शुरू होता है वो खंड गा शुरू होता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने होंगे। 5 अंक जो है आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित किन्हीं 2 स्थलों की प्रासंगिकता के प्रकाश डालिए, यानी 2 स्थलों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अपने कॉपी में सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ से हेडिंग डालेंगे महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित 2 स्थल, ठीक है, इतना आपका हेडिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग जो है बना लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी से संबंधित प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें लिखेंगे क्या, अगर नहीं पता है तो क्या लिखेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि मैं आपको एक जुगाड़ बता दे रहा हूँ, आप इसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अब 2 स्थल पता है आपको, यहाँ पे 2 स्थल पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 स्थल में पहला स्थल आपका यहाँ पे छोटा सा आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं हल्का सा, ठीक है। 2 स्थल पूछा गया है तो 2 स्थलों का नाम यहाँ पे लिखेंगे। पहला, अब यहाँ महावीर स्वामी है तो इनका जन्म तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, तो जन्म कहीं पे तो हुआ होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे लिखिए पहली हेडिंग जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान, इस प्रकार से पहला हेडिंग लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप यहाँ जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हो तो हुआ होगा, तो उससे जो है आप यहाँ पे मृत्यु स्थल बोल सकते हैं, ठीक है, मृत्यु स्थल बोल सकते हैं यहाँ पे।
तो 2 स्थल आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर उनकी शिक्षा स्थल लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो जहाँ उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई वगैरह की थी उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये 2 पॉइंट हो गया है। अब आपको इसको नहीं पता है तो आप यहाँ पे इसके बारे में लिखिए, इस प्रकार से यहाँ हेडिंग बनाइए, ठीक है। और यहाँ लिखिए जन्म स्थान, इस प्रकार से यहाँ पे लिखिए जन्म स्थान। अब इसको आंसर को बना के लिखना है मान लो आपके पेपर में, तो यहाँ पे आप बना के लिखेंगे अपने शब्दों में। लेकिन महावीर स्वामी के बारे में लिख रहे हैं तो शुरुआत पहले यहीं से करेंगे, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, पूछा गया है, उनके जीवन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि उनके जीवन से संबंधित है, तो यहाँ पे लिखेंगे महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, जन्म। अब आपको नहीं पता जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे पवित्र स्थल पर हुआ था, ऐसे लिख दीजिए पवित्र स्थल पर हुआ था, ठीक है, पवित्र स्थल पर हुआ था, ऐसे करके, ठीक है। सेंटेंस बनाने का तरीका बस थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए। हुआ था इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे उनका जीवन, क्योंकि जीवन के बारे में पूछा है तो जीवन ऐड करिए। उनका जीवन काफी सरल, बेहद सरल लिख सकते हैं, बेहद सरल स्वभाव का था, ठीक है। ऐसे लिखिए बना बना के, देखिए कितना बढ़िया आपका काम हो जाएगा, सरल स्वभाव का था, ठीक है। इस प्रकार से अपने सेंटेंस में बना के लिखिए। दोस्तों मैं आपको अपने वक्तव्य, अपनी जो विचार है वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो है आपको अपने किसी किताबी रट्टा मार के बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिख दीजिए। जो सही तरीका है वो तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप अपने शब्दों में बना के ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पेपर में चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे किसी भी कारणवश जो है नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर जो है कहीं कमाने चले जाते हैं, कोई भी समस्या हो जाती है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। सच बता रहे दोस्तों, आप पास हो जाएंगे, फेल होने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी और उसमें सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो आपको 2-4 शब्द और याद आएंगे और आप लिख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आपका ये सेंटेंस रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो नाम है वो मृत्यु स्थल, यहाँ पे लिखेंगे मृत्यु स्थल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे मृत्यु स्थल, इस प्रकार से हेड बना के अब यहाँ लिखेंगे। जो मृत्यु स्थल है इसको निर्वाण बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं निर्वाण, ठीक है। जो शब्द है यहाँ पे वो आपका हो जाएगा निर्वाण, ठीक है। निर्वाण में लिखेंगे कि महावीर स्वामी का मृत्यु यहाँ का मृत्यु लिखेंगे, ठीक है, मृत्यु। अगर मान लो डेट आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मृत्यु जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास की बातें हैं तो इतिहास के बारे में लिखिए कि निर्वाण जो है इनकी, निर्वाण ने मृत्यु जो है महावीर स्वामी की मृत्यु इतिहास के ऐसे कालखंड में हुआ है, ऐसे या ऐसा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कालखंड, ऐसे काल या काल समय या कालखंड में हुआ है जो इतिहास में दर्शाता है। ऐसे सेंटेंस बना बना के लिखिए, जो इतिहास में दर्शाता है, ठीक है, जो इतिहास में दर्शाता है, ऐसे करके बना बना के लिखिए सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे सेंटेंस तो आप इस प्रकार से बना के लिख देंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो एक बार के लिए छोटा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर मैं एक बार आपको बता दूं कि इनका जन्म व मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो आप इसको नोट कर लेंगे। इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है, वैशाली पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है, वैशाली पड़ता आपका बिहार में। और जो इनका मृत्यु स्थल है, मृत्यु स्थल भी बिहार में ही है, मृत्यु स्थल बिहार में ही है। बिहार में जो स्थान है उसका नाम है पावापुरी, ठीक है, पावापुरी है, और ये पड़ता है राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। तो इस प्रकार से दोनों नाम ध्यान रखेंगे, एक नाम राजगीर हो जाएगा, ठीक है, एक नाम आपका वैशाली हो जाएगा। ये दोनों नाम ध्यान रखिए कि आपके पेपर में आ सकता है, तो आएगा, आप एक बार सही लिखने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो बना के लिखिए, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो 5 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, 5 नंबर अगर नहीं मिलेगा तो।
ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है अगला जो क्वेश्चन है, तो जैसे फायान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फायान के बारे में आपको नहीं पता है तो फायान के इतिहास के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको मान लो इसके बारे में नहीं पता है तो आप एक काम इसमें कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे फायान लिखा गया है, ठीक है। तो फायान के बारे में आपको पेपर दे रहे हैं इतिहास का, तो फायान के इतिहास के बारे में ही आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके जीवन के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखिए कि इसका जीवन, ठीक है, जीवन दर्शन, आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं एक, जीवन दर्शन उसका कैसा था, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, उसका जो है आचार विचार कैसा था, उसका आचार विचार कैसा था। ऐसे हेडिंग बना के जो है आप यहाँ पे सेंटेंस को लिखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों जब आप शुरुआत करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो आप कुछ ना कुछ सेंटेंस जरूर बता पाएंगे, ठीक है। शुरुआत पहले करिए, कोशिश करिए, कुछ ना कुछ आपको सेंटेंस जरूर याद आएगा। जैसे हुमायूं नामा एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो हुमायूं नामा यहाँ पे एक सेंटेंस छुपा हुआ है, देखिए हुमायूं, यानी इसमें हुमायूं के बारे में चर्चा की गई है, ऐसा सेंटेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हुमायूं शब्द है, हुमायूं के बारे में, यानी ये मुगल काल से संबंधित है, ठीक है। तो मुगल काल से संबंधित है, मुगल काल के बारे में आप थोड़ा सा कहानी बना के लिखिए, कुछ ना कुछ सेंटेंस बना के लिखिए कॉपी में, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए लिखा है स्तूप किसे कहते हैं कि नहीं, दो स्तूप का वर्णन कीजिए। स्तूप क्या होते हैं, तो स्तूप जो होते हैं, इसमें मान लो आपको नहीं पता है, तो स्तूप जो होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से छोटा सा आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं, एक छोटा सा आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे गुंबद कुनुमा, ठीक है, यहाँ पे आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पे देख पाएंगे, ऐसे सेंटेंस जो है गुंबद की नुमा जो संरचना होती है, इसी को स्तूप कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, जो गुंबद की आकृति के रूप में होता है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा सांची का स्तूप, आप सुना होगा, आप सारनाथ में, अगर आप सारनाथ के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा सारनाथ में जो है स्तूप है। तो इस प्रकार से सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, इस प्रकार से हो जाएगा। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे है असहयोग आंदोलन पर संक्षेप प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब आपको असहयोग में नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है, तो यहाँ पे अगर मान लो सेंटेंस में, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे सफल है, ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं सफल, ठीक है। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे सफल की बात करूँ, सफल का मतलब क्या होता है, सफल का मतलब उत्तीर्ण होना या पास होना। तो जब आप परीक्षा देकर आएंगे तो आपका एक दिन रिजल्ट आएगा, तो आप सफल होंगे या असफल होंगे वो दिखाई देगा, पता चलेगा। तो आप सफल होंगे, तो यहाँ पे अगर मैं छोटा आ लगा दूं, छोटा आ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ऐसे अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है सहयोग, लिखा गया यहाँ पे सहयोग, अब सहयोग आपको मतलब क्या करना है, सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। लेकिन अगर इसके आगे यहाँ पे आ लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असहयोग मतलब सपोर्ट नहीं करना, सहयोग नहीं करना। तो यहाँ पे वही सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, किसका सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों का। किसका नहीं करना है, अंग्रेजों का। गांधी जी ने कहा था हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, अगर अंग्रेजों का सहयोग भारतीय करेंगे तो अंग्रेज और जो है अत्याचार करेंगे और जो है शासन करेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का जो है इन्होंने क्या किया था, असहयोग किया था। अब यहाँ से आपको हिंट मिल गया, उसके बारे में लिखिए बना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं। मुस्लिम लीग पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अब आपको नहीं पता मुस्लिम लीग क्या होता है, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया इसी से पूरा काम आपको करना है, यानी लिखेंगे कि मुस्लिम लीग का मतलब होता है कि जिसमें मुस्लिम के आदर्श विचार, उनका रहन सहन, उनका सामाजिक, इस सब बारे में चर्चा जिसमें की गई हो वो आप इसमें लिखिए मुस्लिम लीग में। ऐसे दोस्तों बना के लिखिए, पूरा पेपर आपका हल हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसे पूरा हल कर पाएंगे। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको उसी प्रकार से लिखना है जैसे आपको जैसे मैंने लघु उत्तरीय और अति लघु बताया है। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट आता है, ये कुछ डेट होते हैं, इसमें जो है कौन सी घटना घटी है ये आपको डेट लिखना होता है। अब एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ। अभी आपके पास जो है यहाँ पे ये डेट दिए गए हैं, इस डेट में करना क्या है। जैसे यहाँ पे डेट 563 दिया है, तो 563 में क्या हुआ था, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा कि 563 में क्या हुआ था। तो कॉपी में जो है आप सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेक्शन वगैरह लिखा खंड अंगा लिख देंगे, ठीक है, और ऐतिहासिक तिथियां आप यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर जो है यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखेंगे ऐतिहासिक तिथियां, ठीक है, ऐसे ऐतिहासिक तिथियां हो जाएगा, ठीक है, ऐतिहासिक तिथियां हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखेंगे पहला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे तिथि, यहाँ पे लिखेंगे पहले तिथि, ठीक है, या तिथियां भी ले सकते हैं या तिथि भी ले सकते हैं, तिथियां लिख दियो, मान ले तिथियां हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे घटना,
ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे घटना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पहला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहला। ऐसे लिखा जाता है, सही तरीका देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। पहला क्या है आपका, तिथि में क्या है 563 यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे 563, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। या आप जो है पूरा लिख दीजिए, या पे शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखा गया वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे कौन सी घटना घटी थी 563 ईसा पूर्व में, आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म। बस इतना देंगे, काम आपका हो जाएगा। एग्जाम में जब से चेक करेगा तो यहाँ पे 1 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको 150 में क्या हुआ था, 78 में क्या हुआ था, ये आपको लिखना है। मान लीजिए इन केस आपको इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा है, तो आपको इतिहास में यहाँ पन्ना जब पलटेंगे इस पेपर में, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कोई डेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई डेट आपको इसमें तो कोई डेट नहीं दिया है, लेकिन कोई डेट आपको इतिहास में इसमें मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे अगर मिल जाएगा तो आप उसको डेट की घटना वहाँ पे लिख देना, ठीक है। नहीं तो अगर फिर भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जो डेट दिया गया है इसको आप भूल जाइए क्या दिया गया है इसमें, ठीक है। इसकी जगह पे 10 नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे 10 तिथि कोई अलग अलग, ठीक है, 10 तिथि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 10 तिथि आपको ऐसे लिखना है, उसकी तिथियां और कौन सी घटना घटी थी आप उसको अच्छे से कवर करके लिख लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सारी तिथियां कराई हैं, आप उसे कर सकते हैं, जो अगर आप कर लेते हैं तो उसमें से क्या पता आ ही जाए और आप अच्छे से कर पाएँ। इसमें से कौन कौन आ सकता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन कौन इसमें से आ सकता है, उसको गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि ये आएगा, 100% आ सकता है। पहला यहाँ पे 563 ईसा पूर्व ये आ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है पक्का आपके पेपर में यहाँ से आ जाएगा। दूसरा 78, भाई साहब हर साल पूछा जाता है 78 में क्या हुआ था, तो 78 में यहाँ पे कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, यहाँ पे लिख देंगे कनिष्क का राज्यरोहण, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है, याद भी करने के छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 78 आपको याद करना, 7 और 8 में क्या हुआ था, ठीक है, तो 7 8 में जो है जो आपका जो हाथ है, ठीक है, हाथ में एक उंगली होती है कानी उंगली, ठीक है, जिसको बोलते हैं कानी उंगली, तो आप जो है अपनी कानी उंगली को जो है इस प्रकार से, मान लो हाथ तो नहीं बन पाया है, लेकिन जो कानी उंगली है उसको ध्यान रखेंगे कि आपका जो कानी उंगली है 7 8 बार कट चुका है। आपकी जो ये वाली जो उंगली होती है, ये वाली देखिए, ये वाली देखिए यहाँ पे मिल गया है, तो जो ये वाली उंगली होती है कानी उंगली है, ठीक है, ये जो कानी उंगली है ये 7 8 बार कट चुका है, तो कानी उंगली 7 8 ने आपका 78 में क्या हुआ, 7 8 में कानी उंगली ने कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 319 दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 712 वाला इंपॉर्टेंट है। 712 में क्या हुआ था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉपी में 712, ठीक है, क्या हुआ था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इसने क्या किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है, सिंध पर क्या किया था, आक्रमण, सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है ये गलत थोड़ा हो गया, 712 रहेगा, ठीक है, 712 हो जाएगा यहाँ पे। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ पे कसम से, ठीक है, कसम से साथ में 12 लोग थे, ठीक है, कितने लोग थे, साथ में 12 लोग थे और आक्रमण किए थे, कितने लोग थे, आप ऐसे ट्रिक याद करिए, कसम से बता रहा हूँ, साथ में 12 लोग थे, कितने, साथ में 12 लोग थे, आक्रमण किए थे, ठीक है, साथ में 12 लोग थे। तो 1 दर्जन लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साथ में 1 दर्जन लोग थे जो आक्रमण किए थे, तो कसम से बता रहे हैं, तो कसम मतलब मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, आक्रमण सिंध पर आक्रमण किया था, कितने लोग, 712, तो 7 मतलब 712 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भाई साहब तैयार करिए, कुछ ना कुछ आपको हिंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे गोला में कर दे रहा हूँ कौन कौन से पेपर में आपके आ सकता है। इसके बाद एवरग्रीन 1526 भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि इसका ट्रिक है 26 में पानी पिया, 26 में पानी
पिया, ठीक है। 26 में पानी पिया, तो 26 में क्या क्या पानी पिया, 26 मतलब 1526 पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसके याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है ये दोनों थोड़ा सा मीडियम में है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं 1773 और जो है आपके 1885 में। लेकिन जितने मैंने गोले किए हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, इसको भी देख लेते हैं। 1773 में 1773 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन जो है वो खत्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लिख सकते हैं रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, इस प्रकार से ले सकते हैं। और 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की स्थापना लिख सकते हैं, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो डेट है, इसमें से 3-4 डेट तो आपका आ ही जाएगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। ये डेट आपके सामने है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 563, 78, 712, 1526 ये दोनों डेट, और इसके बाद 185 भी आपका कभी कभी पूछ लेता है। 185 में जो है इसमें अशोक का जो है राज्याभिषेक हुआ था, अशोक का, ठीक है। आपने अशोक चिन्ह का नाम सुना होगा, अशोक चिन्ह का। तो 185 में क्या हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 185 में राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा हो गया आपका डेट वाला, इस प्रकार से कर देना है। नहीं आएगा तो कोई डेट अपने तरफ से आप यहाँ पे 10 डेट आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है अगला सेक्शन, जिसमें आपको भरना होता है मानचित्र। मानचित्र में कुछ प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मिले थे भैया कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, तो यहाँ पे कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद वह स्थान जहाँ अशोक की राजधानी थी, तो अशोक की राजधानी पटना थी, पटना, ठीक है। पाटलिपुत्र भी इसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र भी आपका जो है नाम आ जाता है, पाटलिपुत्र ही नहीं, प्रेजेंट टाइम में इसका नाम पटना है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। अगला है चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो कहाँ पे, जवाब होगा प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। और फिर वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ये सारनाथ में इन्होंने दिया था, सारनाथ हो जाएगा, और पड़ता ही वाराणसी में। फिर मंगल पांडे का जन्म हुआ था, तो मंगल पांडे का जन्म जो है वो बलिया में हुआ था, ठीक है, बलिया में हुआ था, और ये पड़ता है यूपी में। अब आपको इसमें जो है एक आता है मानचित्र भरने के लिए, ठीक है। तो मानचित्र कैसे भरेंगे वो देख लेते हैं। मानचित्र जो है एक आपको मिलेगा, इस प्रकार से एक मानचित्र जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे भर दिया है, ऐसे ही आपको मानचित्र मिलेगा, ठीक है। अब आपको मानचित्र भरना है, तो मैं एक मानचित्र आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मानचित्र भरा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी में भर के दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में है, तो ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में जो है आप यहीं पे कहीं भी कालीबंगा भर सकते हैं, बीचों बीच आप कहीं भी भर दीजिए, ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट डाल दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं अगर आपको कोई भी मानचित्र नहीं आएगा, तो 5 नाम आप इसमें कोई न कोई भर दीजिए, कोई न कोई नाम आप 5 नाम अलग अलग भर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अशोक की राजधानी पटना थी, तो बिहार की राजधानी पटना है, ये बिहार स्टेट है, यहाँ पे मैं बिहार बीच भी भर दूंगा, और यहाँ पे एरो बना के लिख दूंगा, क्योंकि मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पटना लिख दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 यहाँ पे आप लिख देने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे, प्रयागराज, तो प्रयागराज पड़ता है यूपी में, तो यहाँ पे लगभग पड़ेगा प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्रयागराज, ठीक है, इस प्रकार से प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। आगे यहाँ पे है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया सारनाथ वाराणसी में, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा घिचमिच हो गया यहाँ पे। तो यहीं पे जो है प्रयागराज के बगल में वाराणसी पड़ता है, पड़ोसी जिला है, तो आप यहाँ पे वाराणसी ले सकते हैं, या फिर जो है आप प्रयागराज सारनाथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था, तो बलिया भी आपका स्थिर पड़ता है, बिहार के साइड में जाएंगे तो यहाँ पे जो है बलिया पड़ेगा, तो यहीं पे थोड़ा सा ये भर देते हैं, ठीक है, बलिया, इस प्रकार से दोस्तों आप भर लेंगे, ठीक है। यानी 5 नाम दोस्तों आपको भरना है इस प्रकार से। तो ये पूरा पेपर सॉल्व करके मैंने दिखाया कैसे आप इसको भर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रश्न आपको हल करना है। नहीं आएगा तो उससे बना कर लिखेंगे, अच्छे तरीके से पूरा करके आइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।